हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? मैं रावित सिंह। आप लोगों की प्रीवियस कक्षा में प्रीवियस 11th क्लास में चला था क्षार धातु में, इस बात तत्वों में क्षार धातु में। आज चलेगा क्षारीय मृदा धातु में। आज चलेगा क्षारीय मृदा धातु में। क्षारीय मृदा धातु में क्षार धातु में क्या था? वर्ग एक के तत्व थे। क्षारीय मृदा धातु में वर्ग दो तत्व के तत्व थे स्लॉप एलिमेंट्स में। तो क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन से तत्व होते हैं? जैसे बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। रेडान होता है, ठीक है। इससे क्षार धातुओं में हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार एस ब्लॉक के तत्व पढ़े, एस ब्लॉक के तत्व वर्ग एक तत्व पढ़े थे, उसी प्रकार क्षार धातुओं में, क्षारीय मृदा धातुओं में एस ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? पहला नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंतिम कोर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होता है NS2 होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम क्षार धातु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे बेरिलियम होता है। बेरिलियम कितना होता है? 4 होता है। इसके बाद है बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, इतना लेते हैं। तो देखो, एक तो इनका परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका होता है, मैचिंग नंबर होता है। जैसे बेरिलियम कितना होता है? 4 होता है। इसके बाद कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। इसके बाद कितना होता है? 20 होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना जोड़ा गया। 4 में 8 जोड़ा गया तो 12 आया। 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। अब 20 में कितना जोड़ दें हम? 18 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बेरिलियम के परमाणु क्रमांक में 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक में 8 जोड़े तो 20 आया। इसके परमाणु क्रमांक में 18 जोड़े तो 38 आया। तो इस प्रकार से परमाणु क्रमांक याद करने की जरूरत नहीं, बस हमको मैचिंग नंबर याद है, यानी कि 2 8 इसके बीच में 8 8 18 और भी नीचे जो आते हैं 18 फिर 32 जोड़े जाते हैं। इस प्रकार से इनके परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जिसका होता है 1s2 2s2, ठीक है। तो देखते हैं आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि लास्ट शेल में कितना आया? NH2 का कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, जिससे हम क्या बोल सकते हैं? इसका आउटर मोस्ट शेल पे NH2 जैसे इसमें मैग्नीशियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष गया? S उपकोष में गया, जिसमें S ब्लॉक का तत्व और दूसरे वर्ग का तत्व है। इसका भी देखते हैं NH2 टाइप का हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। इसी प्रकार कैल्शियम का भी बनता है, इसी प्रकार स्ट्रोंशियम का भी बनता है। आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या, जैसे इसमें भी परमाणु में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आने पर इनके परमाणु त्रिज्या में क्रमशः बढ़ोतरी होती है। क्यों? क्योंकि कक्षकों की संख्या में क्रमशः बढ़ोतरी होती है। जैसे इसमें देखते हैं 1s2 2s2, ठीक है। इसका 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देख रहे हैं इसमें ऊपर से नीचे आने पर क्रम से इनके कक्षकों की संख्या बढ़ती है। कक्षकों की संख्या कैसे बढ़ी? देखो, इसमें कितने कक्षक हैं? पहला कक्षक, दूसरा कक्षक। इसमें कक्षक है 1 2 3 कक्षक हैं। इसमें कितने कक्षक? 1 2 3 4। तो देखते हैं इसमें पहला और ये दूसरा, ठीक। इसमें कितने कक्षक हैं? सॉरी, दूसरा से पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो देख रहे हैं कि जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षकों की संख्या बढ़ती है। कक्षकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इसमें परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद आयनिक त्रिज्या क्या होती है? आयनाइजेशन
आगे कीजिए क्या, हमें क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर बोल सकते हैं ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि कोई भी परमाणु के बाह्य कोश से, कोई भी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे या उसमें या उसी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब मान लीजिए बेरिलियम है, इसके बाद मैग्नीशियम, दो तत्व ले रहे हैं यहाँ पर। बेरिलियम ये हमारा बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है और ये इनर कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देख रहे हैं इसमें ये क्या न्यूक्लियस नाभिक और बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी इसमें कम है और यहाँ नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर दूरी कम है और यहाँ पर दूरी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा खींचेगा, कम दूरी वाला नाभिक या ज्यादा दूरी वाला नाभिक, सबसे ज्यादा खींचेगा कम दूरी वाला नाभिक। जब ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अंदर साइड खींचेगा तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी सबसे, या फिर इस ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल नहीं पाएगा क्योंकि ये नाभिक की दूरी कम, ये नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ये नाभिक से बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर हो सकता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रमशः कम होगी। तो देख रहे हैं कि ऊपर वाले में आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक होती है, नीचे वाले में आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है क्योंकि नाभिक से बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ती है। तो हम ये बोल सकते हैं ऊपर से वर्ग में, ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में मतलब कि बेरिलियम से मैग्नीशियम तक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम तक आने पर परमाणु की आयनिक ऊर्जा में क्रमशः बढ़ती हो या आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इसमें विद्युत ऋणात्मकता हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत ऋणात्मकता भी यही चीज होती है। विद्युत ऋणात्मकता नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। देखना नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक कम होती है। ये दूसरे में मैग्नीशियम में देखते हैं, ये हमारा क्या है, सोडियम है, सोडियम बेरिलियम होता है, ठीक है, और ये क्या है, मैग्नीशियम। सोडियम में नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है, बेरिलियम मैग्नीशियम में नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक हो जाती है, जिससे नाभिक की इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम, विद्युत ऋणात्मकता भी कम से कम हो जाएगी। इसके बाद आते हैं हम, ये होती है भौतिक गुण, ठीक है। जिस प्रकार हमने क्षारीय धातुओं में पढ़ा था भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसी प्रकार क्षारीय मृदा धातुओं में भी पढ़ेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यदि हम कहना चाहें रासायनिक गुण, इनमें अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को रासायनिक गुण बोलते हैं। तो इधर क्या होता है, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व में दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट वर्ग का तत्व, दूसरा होता है सेकंड वर्ग का तत्व। यहाँ पर लिथियम होता है, सोडियम, लिथियम, सोडियम, कॉपर, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ पर होता है क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये चीजें होती हैं। तो इसके बाद ये आती है, तो हम यदि देखेंगे इसके और इसके साइज में किसका साइज छोटा होगा। हम देख रहे हैं कि इसमें कितने परमाणु, 4, 3 है, इसमें कितने, 4। हाँ, यदि देखिए तो दिखने में लगता है कि इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन इसका साइज इसकी अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जितने नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी में, उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक 3 है, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने प्रोटॉन
तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन होंगे इसमें 3 और यहाँ पर 4। ये क्या है हमारा लिथियम है और ये क्या है बेरिलियम। ठीक है, यहाँ पर 3 है और ये 3 बाहर है और यहाँ पर कितने 4। तो जितने नाभिक में जितने ज्यादा ये क्या है नाभिक प्रोटॉन प्लस पार्शियल चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, जितना नाभिक में जितना ज्यादा लोग खींचने वाले होंगे इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा खींचेंगे जितने ज्यादा लोग होंगे नाभिक में। तो इसमें देखेंगे इसमें नाभिक में ज्यादा लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर कम है, सॉरी इसमें कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेंगे। हम देख पा रहे हैं सभी को पता है कि जितने ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनों को खींचे उतना ही हमारा साइज छोटा हो जाता है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर ये हमारा क्या होता है बायां होता है, क्या बाएं से दाएं जाने पर आकार विकर्ण से कमी होती जाती है। क्रियाशीलता देखें तो इसकी अपेक्षा वर्ग सेकंड की क्रियाशीलता अधिक होती है। अब जैसे देखते हैं जिस तरह हमने वाइट से क्रिया हमने पढ़ा था पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट है रिएक्ट विथ एयर। एयर में आपको क्या आ सकता है ऑक्सीजन आ सकता है। तो जैसे कोई भी मान क्षारीय मृदा धातु है ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाएगा ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, NO टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, इसलिए इसको बैलेंस करेंगे 2 हो जाएगा, 2 एमाइड में वो धातु हो गए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक, फिर एम इक्वल टू क्या हो सकता है आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारी चीजें डॉट डॉट होती है एम इक्वल टू। ठीक है, सेकेंड रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हो गया, अब जब तुम ऊपर से नीचे जाए तो परऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऊपर से जैसे नीचे आते हैं तो ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी एकदम से बढ़ेगी। जैसे स्टॉल से होता है, मान लो सीआर कराया ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा पर ऑक्साइड NO2 टाइप का ऑक्साइड को ऑक्साइड बनाता है जिसे बोलते हैं पर ऑक्साइड। MO2 नहीं होता है, यहाँ पर SrO2 है। मान लो बेरान O बेरियम में ऑक्सीजन से क्रिया करवाया तो क्या बनाएगा BaO2 टाइप का बनाएगा जिसे बोलते हैं क्या बेटा पर ऑक्साइड बना बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो जल से क्रिया कराते हैं तो एयर से होगी, इसके बाद जल से क्रिया कराएं। जिस प्रकार क्षार धातु में जल से क्रिया करके क्या बनाती थी बेटा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती थी, उसी प्रकार क्षारीय मृदा धातुएं भी जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। रिएक्ट विथ H2O। तो मान लो कोई भी धातु है M बराबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम डॉट डॉट कुछ भी है वाटर से रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनाएगा MOH टाइप का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है वोल्टवाइज। ठीक है, प्लस वाटर को प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ पर। ठीक है, बस इसको क्या कर लिया जाता बैलेंस कर लिया जाता है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 2 2 4, ऑक्सीजन कितनी 2 है तो इसके आगे 2 गुणा कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस, मेटल भी बैलेंस। तो इस प्रकार से अब देखते हैं बेरिलियम है मान लो या मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया करता है, मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया कराएगा तो MgOH का वोल्टवाइज बनाएगा। सिर्फ M की जगह पर मैग्नीशियम आ जाएगा, बाकी OH का वोल्टवाइज वैसे ही लगे रहेगा। प्लस क्या निकालेगा हाइड्रोजन गैस निकालेगा। बस इस प्रकार का बनता है, इसमें इसके आगे 2 गुणा हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इसका अम्लों से क्रिया कराते हैं, जिस प्रकार क्षारीय धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या निकालती थी
हाइड्रोजन गैस निकालती थी, उसी प्रकार क्षारीय मृदा धातु में भी आंतों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेंगी। यहाँ पर लिखते हैं रिएक्ट विथ एसिड। तो मान लो बेरिलियम में H2SO4 से क्रिया करते हैं, तो क्या निकलेगा? सबसे पहले H2 गैस रिलीज होगी, प्लस बचा क्या इसमें? H2 तो निकल गया, बेरिलियम बचा और SO4 बचा, तो इसमें बना क्या? SeSO4। ठीक, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विद H2SO4, ठीक है, क्या बनाया? सबसे पहले पता है आप लोगों को हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमको निकाल देना है, प्लस क्या बचा इसमें? SO4 बचा और Mg बचा, बस इन दोनों को कंबाइन कर देना MgSO4। तो हमारे इस प्रकार से रिएक्शन होती है। इसके बाद हाइड्रोजन से क्रिया, रिएक्ट विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन तत्व होते हैं। जैसे इनकी हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो हाइलाइट, जिस तरह का क्षारीय धातु में हाइलाइट किया, हाइलाइट बना देते हैं, उसी प्रकार क्षारीय मृदा धातु में भी हाइलाइट बनाती है। मान लो यहाँ पर Mg रिएक्ट करते हैं, Cl2 से क्रिया कराते हैं, तो क्या बनाएगा? MgCl2 बनाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा? हाइलाइट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन से क्रिया कराते हैं, किसी भी क्रिया करो, बेरिलियम में प्लस Cl2 से क्रिया कराते हैं, तो क्या बनाएगा? BeCl2 बनाएगा। इसी प्रकार से इनको क्या बोलते हैं? हैलाइड। ठीक है, हैलाइड। ठीक है, इसी प्रकार नाइट्रोजन से क्रिया कराते हैं, सभी क्षारीय मृदा धातुओं को नाइट्रोजन से क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन करेगा? नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्म नाइट्राइड। किस टाइप के नाइट्राइड होते हैं? M3N2 टाइप के नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, मान लो बेरिलियम में प्लस नाइट्रोजन से क्रिया कराते हैं, तो क्या बनाएगा? ये M की जगह पर हमें क्या लिख देना? बेरिलियम रख देना है और नाइट्रोजन को एजिटेट, Be3N2। मान लो मैग्नीशियम में प्लस N2, Mg3N2, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्राइड। नाइट्राइड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी रिएक्शंस होती हैं। ओके, बाकी कल मिलते हैं।